Forex is not legal in India. So welcome back to another video about Forex trading. पहली चीज़ फुल्ली क्लियर कर दे रहा हूँ, मैं फॉरेक्स के बारे में जस्ट एजुकेशनल एंड इन्फॉर्मेशनल वीडियोस बनाता हूँ एंड डायरेक्टली स्टार्ट ऑफ करते हैं। तुम्हारे जितने भी फेवरेट ब्रोकर्स हैं, एक्सनेस हो गया, ऑक्टाएफएक्स हो गया, जितने तुम नाम ले लो, मेटा ट्रेडर 4, मेटा ट्रेडर 5, सारे इलीगल ब्रोकर्स की लिस्ट में डाल रखे हैं। ठीक है, आरबीआई ने सारे इलीगल ब्रोकर्स की लिस्ट में डाल रखे हैं। अब इस वीडियो में हम बात करेंगे कि फॉरेक्स को इंडिया में लीगली ट्रेड करने के तरीके क्या होने वाले हैं। 3 तरीके, एक है जो पूरा लीगल है जिसमें फ़ायदा ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है, जिसमें फ़ायदा नहीं होने वाला है, उससे बेटर रहेगा इंडियन मार्केट्स में ट्रेड करो, चुपचाप स्टॉक मार्केट में ट्रेड करो, इक्विटी में ट्रेड करो, ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स मत करो भाई, वो आधा जुए की तरह है, आधे लोग तो जुए की तरह करते हैं। दूसरा तरीका थोड़ा जुगाड़ू रहेगा, तीसरा तरीका और भी जुगाड़ू रहेगा। तो बने रहो वीडियो के लिए। लेट्स स्टार्ट ऑफ विद द फर्स्ट मेथड। उसके पहले जस्ट मैं 1 मिनट स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करके मैं तुम लोगों को लिस्ट बता देता हूँ एक बार, जो आरबीआई की वेबसाइट में मिलेगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी इफ़ यू वांट टू चेक इट आउट। फेमा एक्ट के अकॉर्डिंग ये सारे ब्रोकर्स लीगल नहीं है। ऑक्टाएफएक्स हो गया, एक्सनेस हो गया, बाइनोमो हो गया, अल्पारी हो गया, ये सारे ब्रोकर्स लीगल नहीं है। अब चलो तरीके की बात करते हैं फॉरेक्स में लीगली ट्रेड करने के लिए। लेट्स स्टार्ट ऑफ विद मेथड नंबर 1, जो सबसे लीगल तरीका है, सबसे सही तरीका है, वो आप ही बताओ भाई। फर्स्ट इज कि एकदम लीगल है, जो अपने इंडियन ब्रोकर्स है, जो सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर्स है, वो आपको 4 से 6 करेंसी पेयर्स देते हैं जो आप लीगली ट्रेड कर सकते हो इंडियन रुपीस में। ओके, ठीक है, बट द कैच इज कि जो भी करेंसी पेयर है वो सिर्फ आईएनआर से रिलेटेड रहते हैं। ओके, मतलब तो सिर्फ 4 या 6 ऑप्शंस मिलने हैं, ठीक है, उसमें भी सिर्फ आईएनआर के साथ ट्रेड कर सकते हो। देखो सबसे ज्यादा लोग ट्रेड करना क्या पसंद करते हैं, तू क्या पसंद? जाओ यूएसडी, यूरो यूएसडी, यूएसडी जेपीवाई, ऐसे करेंसी जिनमें वॉल्यूम बहुत ज्यादा है। ये ऑप्शंस है ही नहीं। दैट इज व्हाट यू मीन टू से, ये ऑप्शंस नहीं है। और फॉरेक्स में तुम्हारे पास कितने ऑप्शंस होते हैं वैसे अगर हम बात करें? You have variety of options. You have hundreds of options होते हैं। उसमें भी कमोडिटीज भी होती है, ऑयल्स होते हैं, मतलब US30, US50, ऐसे सारे ऑप्शंस। बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको लगता है फॉरेक्स ट्रेडिंग में सिर्फ करेंसीज होती है। तो एक चीज़ मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इतनी सारी मेहनत और इतना सारा एजुकेशन कोई भी फ्री में प्रोवाइड नहीं करता है। इसके बदले मैं बस आपसे एक सब्सक्राइब और लाइक मांगूंगा, बाकी कुछ नहीं। प्लीज़ सपोर्ट करो एंड ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोज़ मैं आपके लिए फ्री में लाते रहूँगा। थैंक यू सो मच गाइस। बट यू नीड टू नो कि फॉरेक्स ट्रेडिंग चालू सिर्फ करेंसीज से हुआ था, उसके बाद उसमें कुछ और भी ऑप्शंस आए, जैसे कमोडिटीज़ आए, ऑयल वगैरह आया, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शंस में आप फॉरेक्स ट्रेडिंग में ट्रेड कर सकते हो। जो पहला लीगल तरीका इन्होंने बोला, इसमें इंडियन ब्रोकर्स, जैसे कि मैंने आई गेस एंजल 1 पे भी सर्च करके देखा था, जीरोधा पे भी होता है, ठीक है। तुम अगर वहाँ पे INR USD ऐसा कुछ सर्च करोगे तो तुम्हें 2-4 ऑप्शन आ जाएंगे, तो उन पर तुम ट्रेड कर सकते हो। उसके नुकसान बताओ। उसके नुकसान ये है कि उसमें वॉल्यूम ज़्यादा नहीं होता है, लिक्विडिटी ज़्यादा नहीं होती है, क्योंकि ऑन द अदर हैंड वॉल्यूम एंड लिक्विडिटी प्लीज समझाना ऑडियंस को। वॉल्यूम का मतलब ये होता है कि कितने लोग उस करेंसी पेयर पर ट्रेड कर रहे हैं ग्लोबली। ओके, देखो इफ़ वी गो फॉर द फॉरेक्स मार्केट, अगर हम फॉरेक्स मार्केट की बात करें तो फॉरेक्स मार्केट इज द बिगेस्ट फाइनेंशियल मार्केट इन द होल वर्ल्ड। ठीक है, और उसमें $6 ट्रिलियन का ओवरऑल एक दिन में उसका वॉल्यूम होता है, उसके एक्सचेंजेस होते हैं। अब वॉल्यूम का मतलब $6 ट्रिलियन का डेली वॉल्यूम होता है, इसका मतलब $6 ट्रिलियन का डेली उसका बाय एंड सेल होता है, ठीक है। वॉल्यूम का सिंपल मतलब है कितना बाय सेल हो रहा है, कितना ट्रेड हो रहा है, ठीक है। अब इंडियन मार्केट्स की बात करें तो पूरे हफ्ते भर में भी उसका एक दिन जितना नहीं होता है, इसीलिए लोग फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं, क्योंकि मूवमेंट बहुत ज़्यादा फास्ट होती है, प्रॉफिट ज़्यादा फास्ट होता है, प्रॉफिट नुकसान भी उतने फास्ट होते हैं, राइट। अब वो जो फर्स्ट मेथड है इंडियन ब्रोकर्स के अंदर जो ट्रेड करने का मेथड है, तुमने बोला वॉल्यूम नहीं है, इसका मतलब वहाँ पे मूवमेंट भी नहीं रहेगी, मूवमेंट ज़्यादा नहीं रहेगी। यूजुअली क्या होता है, अगर हम फॉरेक्स पेयर्स की बात करें तो ऐसे 7 से 8 करेंसी पेयर्स होते हैं जो मेजॉरिटी लोग ट्रेड करते हैं। उसमें 1 से 2% का रोज़ अप डाउन होता है, मूवमेंट होता है। बट इफ़ यू टॉक अबाउट जो करेंसी पेयर्स इंडियन रुपीज से रिलेटेड है, उसमें बहुत कम मूवमेंट होता है। सिंपल है, अगर तुम्हें इंडियन ब्रोकर्स के अंदर फॉरेक्स में 4-5 ही ऑप्शंस मिल रहे हैं, उसके बजाय तुम निफ्टी में ट्रेड करो भाई, तुम एक काम करो इंडियन मार्केट्स में ट्रेड करो, जहाँ तुम्हारे पास हज़ारों कंपनीज के ऑप्शन है, वहाँ पर इक्विटी ट्रेड करो या फिर FNO करो, जो करना चाहते हो वो करो, ठीक है। बेटर वो रहेगा रादर देन जस्ट 4-5 ऑप्शन में जहाँ पे वॉल्यूम नहीं है। वॉल्यूम नहीं है मतलब ऊपर नीचे ज़्यादा होना नहीं है, मतलब ज़्यादा मुनाफा और नुकसान भी नहीं होना है, फ़ायदा और नुकसान भी नहीं होना है। ये पहला तरीका हो गया जो कि सबसे लीगल और सबसे सही तरीका है। बट अब हम आएंगे जुगाड़ू तरीकों के ऊपर, जिनमें एक्चुअली तुम फॉरेक्स में ट्रेड करोगे। ये जो था अभी ये सिर्फ मतलब बस नाम का फॉरेक्स है, 4 ऑप्शन जो फॉरेक्स ट्रेडिंग नहीं हो। अब हम प्रॉपर फॉरेक्स ट्रेडिंग के 2 तरीके जानेंगे। अब डायरेक्टली ऑल ओवर टू यू। देखो दूसरा तरीका है एक्सप्लॉइटिंग द लूप होल्स। देखो फेमा एक्ट कहता है कि आप इंडियन करेंसी को किसी और करेंसी में एक्सचेंज नहीं कर सकते, बट व्हाट इफ हम
एक ब्रोकर पकड़े, मतलब एक मीडिएटर पकड़े और उस मीडिएटर से हम लोग कुछ खरीदे, ओके एक एग्जांपल दो। मतलब इन्वॉल्विंग अ थर्ड पार्टी। ओके अब देखो मैं एक एग्जांपल बताता हूँ कि अगर आप फ्लैट भी रेंट आउट करने जाते हो तो आपको डायरेक्टली नहीं मिलता, आप एक ब्रोकर के पास जाते हो, ब्रोकर आपको ढूंढ के देता है, ब्रोकर इज योर मीडिएटर। ठीक है। एंड इन दिस प्रोसेस आपका मीडिएटर रहेगा क्रिप्टो। ओके मान लो कि मैं इंडियन रुपीज से क्रिप्टो खरीदूंगा और क्रिप्टो से दूसरी करेंसी एक पेयर खरीदूंगा। ठीक है। तो फेमा एक्ट जो बोलता है कि इंडियन रुपीस को ना ही तुम डायरेक्टली कोई दूसरे करेंसी में, मतलब आईएनआर को तुम डॉलर में नहीं कन्वर्ट कर सकते हो, आईएनआर को पाउंड में नहीं कर सकते हो, तो सिंपल शब्दों में रुपीस को पहले अपन कर रहे हैं क्रिप्टो, फिर क्रिप्टो से हमको जो करना है वो अपनी मर्जी, ऐसा। ठीक है। तो ये इनका बोलना तरीका है, क्रिप्टो इज द मीडिएटर और क्रिप्टो को यूज करके कर सकते हो। और थोड़ा डिटेल में बताना आगे। देखो क्रिप्टो इज डिसेंट्रलाइज्ड मार्केट। इसके पहले जब फेमा एक्ट आया था और क्रिप्टो का इन्वेंशन, मतलब इन्वेंशन भले ही हो गया था। पहली चीज, क्या क्रिप्टो अभी लीगल है? यस। ओके। क्रिप्टो तो एक चीज़ मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इतनी सारी मेहनत और इतना सारा एजुकेशन कोई भी फ्री में प्रोवाइड नहीं करता है। इसके बदले मैं बस आपसे एक सब्सक्राइब और लाइक मांगूंगा, बाकी कुछ नहीं। प्लीज़ सपोर्ट करो एंड ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस मैं आपके लिए फ्री में लाते रहूँगा। थैंक यू सो मच गाइस। तो में टैक्सेशन भी है और इंडिया में भले ही वो 2 साल पहले तक लीगलाइज नहीं कंसिडर किया जाता था, बट टैक्सेशन लगने के बाद से इट इज़ मतलब 60-70% लीगल, मोस्टली लीगल ही है। Yes. एक्चुअली देखा जाए तो क्रिप्टो लीगलाइज हो ही चुका है एक तरीके से। अब देखो बाइनेंस बैन हुआ था, बाइनेंस वापस आ गया। वापस आने का मतलब क्या हो गया? इसका मतलब गवर्नमेंट तो एक्सेप्ट कर लिया ना, ठीक है, लीगल है करके। बाइनेंस बैन हो गया था, बाइनेंस वापस आ गया, इसके साथ वजीर एक्स ये वो सब चल रहा है। ठीक है। इसका मतलब मोस्टली इट इज लीगल। ऊपर से तुमसे 30% टैक्स ले रहा है, कैपिटल गेन्स पे टैक्स ले रहा है। अभी लीगल हो चुका है क्रिप्टो करेंसी। तो हम एक लीगल तरीके से इंडियन रुपीज़ को क्रिप्टो में कन्वर्ट कर रहे हैं, फिर क्रिप्टो से हम जो चाहे वो फिर फॉरेक्स ट्रेडिंग करना है वो कर रहे हैं। अब डिसेंट्रलाइज वॉलेट के बारे में बताओ। देखो क्रिप्टो इज डिसेंट्रलाइज मार्केट, जहाँ पे अगर हम इंडियन रुपीज़ की बात करें, इंडियन रुपीज़ इज रेगुलेटेड बाय आरबीआई और अगर आरबीआई के पास पूरा ट्रैक होता है। बट अगर हम क्रिप्टो की बात करें तो उसको कोई भी कंट्री ट्रैक नहीं कर सकती। इट इज़ अ डिसेंट्रलाइज मार्केट, मतलब उसका कोई बॉस नहीं है। एक तरीके से कैश हो गया वो। एक तरीके से कैश हो गया। तो मान लो आप अपने इंडियन रुपीज़ से कोई भी क्रिप्टो खरीदते हो तो गवर्नमेंट हैज़ नो राइट कि वो कहाँ गया, उसके पास कोई मतलब ट्रैक भी नहीं होता। ठीक है। डिसेंट्रलाइज का मतलब ये होता है कि उसका कोई ट्रैक नहीं है। ठीक है। ना ही तुम, मतलब किसी और को पता है, थर्ड पर्सन किसी को भी पता नहीं चलेगा कि तुमने क्या किया है। राइट, एग्जैक्टली। तो ये हो गया डिसेंट्रलाइज मार्केट के बारे में। अगर वो डिसेंट्रलाइज्ड है तो उसका कोई बॉस नहीं है। बॉस ना होने की वजह से हम क्रिप्टो को लीगली ग्लोबली ट्रेड कर सकते हैं। ओके। तो अगर हम उससे, मतलब इंडियन रुपीज से क्रिप्टो खरीदे, क्रिप्टो से हम कोई दूसरी करेंसी खरीदे, दैट इज टोटली लीगल। तो हम क्या करेंगे, अगर हम लोगों को किसी भी एक्सचेंज में पैसा डालना है तो हम लोग पहले अकाउंट तो भले ही बना लेंगे। तो अकाउंट बनाने के बाद हम डायरेक्टली बैंक अकाउंट से उसमें ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। हम लोग पहले किसी भी एक एक्सचेंज पे, मान लेते बायबिट या फिर बाइनेंस पे हम लोग क्रिप्टो खरीदे और फिर उसके बाद में वहाँ से आप अपने एक्सचेंज में पैसा डालो जहाँ पे आपका अकाउंट है फॉरेक्स ट्रेडिंग का। तो वहाँ से आप अपने करेंसी पेयर्स में भी ट्रेड कर पाओगे लीगली। ओके। तो जैसे कि बात हुई थी पहले भी कि आरबीआई चूतिया नहीं है, उनको सारी चीज़ें पता होती है। अगर तुम बैंक अकाउंट से कोई भी ट्रांजैक्शन डायरेक्टली करते हो, अगर इंडिया के बाहर या फिर कोई दूसरे करेंसी में, फॉरेक्स ब्रोकर में, तो तुम्हारा बैंक अकाउंट भी फ्रीज हो सकता है। मुझे बताओ क्या क्या हो सकता है अगर मैं डीट आदमी हूँ और मैं क्रिप्टो नहीं यूज़ करता हूँ, मैं बोलता हूँ नहीं मैं बैंक अकाउंट से ही पैसे डालूंगा मेरे फॉरेक्स ब्रोकर में, क्या हो सकता है? आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो सकता है, आपके जो फंड्स है उसमें वो रुक सकते हैं, और एक और चीज़ हो सकती है कि आप पे फाइन भी हो सकता है। फाइन भी हो सकता है क्योंकि आप फेमा एक्ट रेगुलेट कर रहे हो, वॉयलेट कर रहे हो, तो आप पे फाइन भी हो सकता है और आपको जितना आप प्रॉफिट नहीं बना रहे उससे 3 गुना 4 गुना ज़्यादा देना भी पड़ सकता है एज अ पेनल्टी। ओके। तो ये चीज़ ध्यान रखो कि जितने भी लोग अगर फॉरेक्स में ट्रेड करते हैं, बैंक अकाउंट से डायरेक्टली अगर पैसा डालते हो, तो देखो भैया का भी एक बार बैंक अकाउंट फ्रीज हुआ था जस्ट बिकॉज डायरेक्टली पैसा डाला था, और मेरे कुछ दोस्तों के 2-2 हज़ार रुपये के लिए भी बैंक अकाउंट फ्रीज हुआ। तो ऐसा नहीं सोचना कि छोटा अमाउंट डालना है तो मैं डायरेक्टली डाल दूंगा तो कुछ नहीं होगा। बैंक अकाउंट से डायरेक्टली फॉरेक्स ब्रोकर के अंदर पैसा डालना डायरेक्टली फेमा एक्ट को वायलेट कर रहा है। ठीक है, ये हो गया दूसरा पॉइंट। और जो तीसरा तरीका है, जो सबसे लीगल और सबसे सेफ तरीका है, वो है फंडेड अकाउंट। फंडेड अकाउंट्स का एक बेसिकली बहुत सिंपल फंडा होता है। देखो हम एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। फंडेड अकाउंट्स इज बेसिकली आप किसी और के पैसे से ट्रेड कर रहे हो
और उसको पैसा बना के दे रहे हो और उसका कुछ % आप रख रहे हो। ठीक है। ठीक है। तो मान लेते हैं कि यूएस में 10 लोग हैं जिन्होंने एक फर्म में XYZ फर्म में पैसा डाला। ठीक है। और उस पैसे को उन्होंने बोला कि हमें थोड़ा सा प्रॉफिट बना के दो। अब कंपनी क्या करेगी, खुद मेहनत तो नहीं करेगी, कंपनी अलग अलग अच्छे अच्छे ट्रेडर्स ढूंढेगी और उन ट्रेडर्स को उस पैसे में से थोड़ा थोड़ा पैसा देगी और उन पैसे पे वो लोग उसको प्रॉफिट बना के देंगे। ठीक है, जो ट्रेडर्स है और वो ट्रेडर्स होंगे हम और आप लोग। ओके। बेसिकली क्या होगा कि वो कंपनी आपको पैसा देगी ट्रेड करने के लिए। ठीक है। और वो पैसे से वो ट्रेडर्स ट्रेड कर रहे हैं और वो ट्रेडर्स हो गए आप और हम लोग। वी आर कॉल्ड एज फंडेड ट्रेडर्स, जो उनके पैसे से ट्रेड करेंगे। बट देयर इज अ कैच, वो पैसा आपको डायरेक्टली नहीं देंगे। हाँ। क्योंकि देखो, आपको अपने आप को एक अच्छा ट्रेडर प्रूव करना होगा। तो वो आप कैसे करोगे, कंपनी एक एग्जाम रखती है, आप उस एग्जाम को जब क्लियर करोगे तब ही आपको एक फंडेड अकाउंट मिलेगा। अब वो एग्जाम बहुत मतलब ज़्यादा भी हार्ड नहीं होती, बट 2 स्टेप में होती है। उस 2 स्टेप को भी मैं आपको एक डिटेल में समझाता हूँ। मान लेते हैं कि आपने एक $5000 का फंडेड अकाउंट लिया। तो अगर आपको वो फंडेड अकाउंट चाहिए तो आपको उस फंडेड अकाउंट पे 5% का प्रॉफिट कमा के दिखाना होगा। ठीक है। और आपको डायरेक्टली फंडेड अकाउंट नहीं देंगे, वो पहले आपको डेमो अकाउंट देंगे। उस पर जब आप पहली बार में 5% बना के दिखाओगे, प्रॉफिट बना के दिखाओगे, तब आप फर्स्ट स्टेप क्लियर करोगे। फिर सेकेंड टाइम भी आपको सेम 5% बनाना होगा उसी डेमो अकाउंट पे। जब आप दोनों मिला के 10% बना लेते हो तब आपको एक्चुअल फंडेड अकाउंट दिया जाएगा और आप एक्चुअल फंड से ट्रेड कर पाओगे। ओके। तो कंपनी ढूंढ रही थी केपेबल ट्रेडर्स, मतलब अच्छे ट्रेडर्स। तो वो अच्छे ट्रेडर्स कैसे ढूंढेगी, इन्होंने बताया एग्जाम देनी होगी और एग्जाम में क्या करना होगा, एक अच्छे ट्रेडर की पहचान क्या, प्रॉफिट, राइट, प्रॉफिट पहचान। तो अगर तुम कंपनी को डेमो अकाउंट पे 2 बार प्रॉफिट करके दिखाते हो, पर देखो एक चीज़ ध्यान रखना है, इसमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन होते हैं। ये समझाने के लिए आसान है बट वो प्रॉफिट बहुत मुश्किल होता है बनाना। 5% प्रॉफिट बनाना कोई मजाक का खेल नहीं है। तो यहाँ पर जो है, अगर तुम 2 बार एग्जाम क्लियर करते हो तब जाके तुम्हें फंडेड अकाउंट मिलेगा। और अगर फंडेड अकाउंट मिल गया, उस पर प्रॉफिट बनाया, तो कंपनी तुम्हें प्रॉफिट का कुछ हिस्सा एज सैलरी पे करेगी। तो लीगल क्यों है, लीगल क्यों है, क्योंकि तुम देखो फंडेड अकाउंट जो है वो बाहर के पैसे है, ट्रेडिंग भी इंडिया के बाहर ही हो रही है। यूएस में ट्रेडिंग हो रहा है, कंपनी ट्रेड कर रही है, तुम बस कंपनी के लिए काम कर रहे हो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। देखो इलीगल क्या है, इंडिया के पैसे को इंडिया के बाहर भेजना या इंडिया के पैसे को दूसरे करेंसीज में कन्वर्ट करना। पर यहाँ पर क्या हो रहा है, तो कंपनी का ही पैसा है, कंपनी का ही ट्रेडिंग अकाउंट है, तुम बस उन्हें ट्रेड करके दे रहे हो। तो एक चीज मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इतनी सारी मेहनत और इतना सारा एजुकेशन कोई भी फ्री में प्रोवाइड नहीं करता है। इसके बदले मैं बस आपसे एक सब्सक्राइब और लाइक मांगूंगा, बाकी कुछ नहीं। प्लीज सपोर्ट करो एंड ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस मैं आपके लिए फ्री में लाते रहूंगा। थैंक यू सो मच गाइस। तो पैसा भी बाहर का है, ट्रेडिंग अकाउंट भी बाहर का है, कंपनी भी बाहर की है और फॉरेक्स अकाउंट में जो ट्रेड हो रहा है वो भी बाहर ही हो रहा है। आप उस कंपनी के लिए एज एन एम्प्लॉय काम कर रहे हो। अगर तुम उन्हें प्रॉफिट बनाकर दोगे तो उसके बदले वो तुम्हें कुछ एक % में सैलरी देगा या फिर बिजनेस इनकम देगा। और अगर प्रॉफिट नहीं बनाते हो तो तुम्हें प्रॉफिट भी नहीं मिलेगा, ना ही कोई, वो तो अकाउंट भी छीन लेते हैं, अकाउंट छीन लेते हैं। तो एक चीज़ समझो, ना ही तुम इंडिया के पैसे बाहर भेज रहे हो, ना ही तुम खुद कोई फॉरेक्स ट्रेडिंग अकाउंट में पैसा डाल रहे हो, ना ही तुम खुद ट्रेड कर रहे हो खुद के पैसे से या किसी और के पैसे से। ये सारी चीज़ें बाहर हो रही है। और अगर बस तुम प्रॉफिट बनाते हो तो तुम्हें कुछ पैसा एज सैलरी या एज बिजनेस इनकम मिलती है। तो तुम कोई भी इलीगल एक्टिविटी नहीं कर रहे हो, राइट? बट देयर इज अ कैच, आपको एग्जाम देने के लिए भी कुछ पैसा पे करना होता है। ओके। अभी अगर आपको $5000 का एक फंडेड अकाउंट चाहिए तो आपको $100 से $150 के अराउंड पे करना होता है, विच इज़ 10,000 से 12,000 रुपये। आपको वो पे करना होता है, फिर आप टेस्ट क्लियर करोगे। तो इसमें कंपनी का 2 तरीके से फ़ायदा होता है। मान लो 10 लोग एग्जाम दे रहे हैं, 10 के 10 तो क्लियर नहीं करेंगे, 10 में से 9 फेल होंगे, एक इंसान क्लियर करेगा। तो कंपनी 2 तरीके से पैसा कमा रही है। जो फेल हो रहे हैं उनकी भी जो फीस है, एग्जाम फीस है, वो भी कंपनी के पास जा रही है। और जो एक पास हुआ उसमें से भी जो प्रॉफिट बनाएगा उसका कुछ हिस्सा कंपनी के पास जाएगा। तो कंपनी इज मेकिंग प्रॉफिट विथ एवरीथिंग। कंपनी का तो हर चीज में प्रॉफिट होगा, ठीक है। तुम्हें एक चीज ध्यान रखनी है, फंडेड अकाउंट ऐसा ही कोई बच्चों का खेल नहीं है, ठीक है। तुम्हें ट्रेडिंग आती है और तुम्हें कॉन्फिडेंस है कि मैं जाकर फंडेड अकाउंट क्लियर करूंगा, उसकी एग्जाम क्लियर करूंगा, तभी जाकर फंडेड अकाउंट के पीछे भागो। क्योंकि 10 से 12,000 रुपये हम लोगों के लिए छोटी अमाउंट नहीं होती है। 10 से 12,000 रुपये देने हैं। अगर एग्जाम पास हुए तो अकाउंट मिलेगा,
उसके बाद भी अकाउंट में प्रॉफिट करना है, तभी जाकर कुछ मिलेगा। मिलेगा। अगर तुम एग्जाम फेल हो गए तो तुम्हारा पूरा पैसा भी गया, रिफंड नहीं मिलना। रिफंड नहीं मिलना। रिफंड नहीं है। तो अगर 10 लोग एग्जाम में अप्लाई करते हैं, 9 लोग फेल होते हैं, तो तुम्हारा पैसा गया। तुम लोगों को ध्यान रखना है, फंडेड अकाउंट का ट्रेडर बनना या फंडेड ट्रेडर बनना इतना भी आसान नहीं है, बट हाँ ये सबसे लीगल तरीका है अगेन, बट दिस इज अ लूप होल, राइट? Yes, दिस इज this is अ a लूप होल। और कुछ बोलना है इस पॉइंट के बारे में? बट आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि फंडेड अकाउंट हर कोई पास नहीं करता। तो अगर आपको कॉन्फिडेंस है और आपके पास अच्छा खासा नॉलेज है और आपने कुछ महीने बैक टेस्ट किया है, कुछ साल बैक टेस्ट किया है, तभी जाकर आप फंडेड अकाउंट के लिए अप्लाई करो। क्योंकि देखो 10-12 हज़ार भी एक छोटी अमाउंट नहीं होती, वो भी एक अच्छी खासी अमाउंट होती है। और अगर नॉलेज लेना है तो जाओ इनके चैनल पर, फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में इन्फॉर्मेशन देते हैं, फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में एजुकेशनल वीडियोस है। देखो जैसे कि इन्होंने बात किया, फॉरेक्स में अगर एजुकेशन हो, नॉलेज हो, ट्रेडिंग आती हो तो ही ट्रेड करो। देन अगेन सेम, एजुकेशन लेना है, नॉलेज लेना है, इस चैनल पर, इस ट्रेडिंग चैनल पर सारी चीज़ों की रेलेवेंट लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आप लोगों को आर्टिकल्स पढ़ने हैं, अगर आप लोगों को इलीगल ब्रोकर्स की लिस्ट जो हमने स्टार्टिंग में मेंशन की थी, साथ ही साथ उनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस, भैया के चैनल का लिंक, उसके साथ आपको अगर फंडेड अकाउंट लेना है तो फंडेड अकाउंट कहाँ से आप ले सकते हो, ये चीज़ ध्यान रखना। हम किसी को भी एनकरेज नहीं कर रहे हैं फॉरेक्स में ट्रेड करने के लिए, फंडेड अकाउंट लेने के लिए या कुछ भी। आप अगर करना चाहते हो तो हम बस आपको तरीके बता रहे हैं, हम बस आपको एजुकेट कर रहे हैं, हम बस आपको नॉलेज दे रहे हैं। क्योंकि गलत नॉलेज के साथ ऑब्वियसली गलत करने से तो अच्छा है कि आप सही तरीके से करो ना। अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग करने ही वाले हो, बैंक अकाउंट से डायरेक्ट करोगे, पैसा भी फंस जाएगा, केस वेस हो गया, वो एक अलग से हो जाएगा। उससे बेहतर है यही 3 तरीके हैं। इसके अलावा यूट्यूब पर जाकर इसके बाद 10 वीडियोज़ देखने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसके अलावा क्या कोई चौथा तरीका है? कोई चौथा तरीका नहीं है। तो यही 3 तरीकों से आप फॉरेक्स ट्रेडिंग को इंडिया में लीगली कर सकते हो। ये भी अगेन लूप होल्स यूज़ करके ही है। और अगर आपको कोई भी चीज़ें चेकआउट करनी है तो डिस्क्रिप्शन में सारी लिंक्स है। प्लीज़ वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कर देना। और कुछ बोलना तो? और अगर आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग सीखनी है, मैं आपको इनकरेज नहीं करूँगा, बट अगर आपको लीगल वे में ट्रेडिंग करनी है फॉरेक्स में, तो आप मेरा चैनल भी चेकआउट कर सकते हो, जहाँ पे आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस भी मिलेगी और फॉरेक्स ट्रेडिंग सीखने भी मिलेगा। तो मेक श्योर कि आप एक बार एज ट्रेडिंग ऑफिशियल चेकआउट करें एंड आई विल सी यू गाइस इनसाइड। That's it for this video. Thank you so much for watching. Please like, comment and subscribe, क्योंकि देखो इतना फ्री में इतनी अच्छी एजुकेशन कोई भी कहीं पर भी नहीं दे देगा। That's it. Thank you.